देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द रेजोनेंस। रेजोनेंस आपने प्लस वन में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो रेजोनेंस जब हमने प्लस वन में स्टडी किया था वहाँ पर हम देखते थे कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की वो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के साथ इक्वल हो जाती थी, तब रेजोनेंस आता था। ठीक है, ड्यूरिंग द रेजोनेंस हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखने के लिए मिलता था जब हमने ये प्लस वन में किया था। मतलब रेजोनेंस में कुछ ना कुछ आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब जो हम कर रहे हैं दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। मतलब रेजोनेंस के दौरान आपको सर्किट के अंदर जो करंट है वो मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि रेजोनेंस होता क्या है। सो रेजोनेंस सेट टू बी टेक प्लेस इन द एलसीआर सर्किट। हमने एलसीआर सर्किट लगाया हुआ है। एलसीआर मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर इन सीरीज। ओके, when the circuit allows maximum current for a given frequency of the same source of alternating supply, for which capacitive reactance become equal to inductive reactance। तो ये रही रेजोनेंस की कंडीशन। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब कैपेसिटर की रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर फॉर एसी, और इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब इंडक्टर की रेजिस्टेंस फॉर एसी। अगर ये दोनों इक्वल होंगे एक्सएल और एक्ससी, अगर एलसीआर सर्किट आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है और एक्ससी और एक्सएल इक्वल हैं तो आपको सर्किट में मैक्सिमम करंट देखने वाला है। तो देखिए अभी मैक्सिमम करंट आपको हम फाइंड आउट करके दिखाएंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस को किसके इक्वल रखना, आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल, अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिर से यहाँ पर। ये देखिए हमने सर्किट ड्रॉ किया है। तो ये है एक सर्किट जिसमें हमने एक इंडक्टर लगाया है, एक कैपेसिटर लगाया है और एक रेजिस्टेंस लगाई है। इनका बिहेवियर आपको ऑलरेडी पता है। इंडक्टर के अंदर करंट ऐसे है तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे रहता है, कैपेसिटर में वोल्टेज जो है 90 डिग्री पीछे रहता है, और रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ चलते हैं। ये बच्चों हमने पिछली वीडियो के अंदर ड्राइव किया था करंट की इक्वेशन जब हमने एलसीआर को सीरीज में लगाया था। तो ये कंडीशन आपको ऑलरेडी अब मालूम है, अब आपको वहाँ से दोबारा ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये करंट की इक्वेशन होती है एलसीआर सर्किट। ओके, अब एक्सएल की वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज़ द ओमेगा एल, एंड एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ 1/ओमेगा सी। आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। चलिए अब हम लगा के देखते हैं इसमें करंट मैक्सिमम कैसे आ सकता है। अगर आपको करंट मैक्सिमम चाहिए हमें क्या करना होगा, हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को इक्वल करना होगा। मतलब जो आपके पास ये सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में आपको इस तरह से एडजस्टमेंट करनी है कि जो वैल्यू एल की रहेगी वही वैल्यू सी की रहे। अगर इन दोनों की वैल्यू को हम सेम रखते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो सर्किट में मैक्सिमम करंट देखने के लिए आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए आपको करके दिखाते हैं यहाँ पर। तो ये रहा एक्स एल और एक्स सी बिल्कुल इक्वल है। एक्स एल हो जाएगा ओमेगा एल के इक्वल और एक्स सी 1/ओमेगा सी। तो अब देखिए अगर दोनों इक्वल करता हूँ मैं ये दोनों पैरामीटर, तो यहाँ पर आएंगे इस क्वेश्चन में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, वैसे भी देखिए अगर आपको करंट मैक्सिमम चाहिए ना, अगर करंट मैक्सिमम चाहिए तो डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए, है ना। डिनोमिनेटर को मिनिमम करना है, तो डिनोमिनेटर मिनिमम करने के लिए या तो आप ओमेगा एल को ज़ीरो कर सकते हैं, ओमेगा सी को ज़ीरो कर सकते हैं, पर दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि आपने सर्किट में ऑलरेडी इंडक्टर और कैपेसिटर लगा रखे हैं जिनकी वैल्यू ज़ीरो तो बिल्कुल भी नहीं है। अब और क्या कर सकते हैं, आर को भी आप डायरेक्टली ज़ीरो नहीं कर सकते। हम क्या एडजस्टमेंट करें कि आई मैक्सिमम आ जाए। आई मैक्सिमम के लिए अगर हम इन दोनों को इक्वल करते हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, नीचे सिर्फ क्या बचेगा आर। तो मैक्सिमम करंट क्या निकल के आएगा, ई अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर, क्योंकि ये वाला टर्म टोटली ज़ीरो हो जाएगा, स्क्वायर के साथ ये कट जाएगा, क्या निकल के आएगा ई अपॉन आर। दिस इज़ द मैक्सिमम करंट ड्यूरिंग द रेजोनेंस। ओके, तो मैक्सिमम करंट आ चुका है। अब जब आपके पास मैक्सिमम करंट आया है मतलब ओमेगा एल और ओमेगा सी इक्वल आए हैं, तो उस वक्त ओमेगा की एक्चुअल में वैल्यू क्या होगी तो उसको ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्स एल एक्स सी के इक्वल, एक्स एल की वैल्यू ओमेगा एल और एक्स सी की 1/ओमेगा सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर और एल नीचे आ जाएगा, दैट इज़ एल सी। अब ये स्क्वायर है, जो स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एल सी। तो ये जो ओमेगा है दिस इज़ द
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको थोड़ा अलग से आपको दिखाना है तो इसका सिंबल चेंज करेंगे, ओमेगा के पैर में ज़ीरो लगा देंगे ऐसे, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं ओमेगा नॉट। सो दैट इज़ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अगर आज से आपको कहीं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, दैट इज़ इक्वल टू 1/√LC। ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा और इसको डिटेल में करते हैं। देखिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 2 इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी, ये ऐसे ही आएगा यहाँ पर। ओके, तो ये जो 2 है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 LC। तो ये हो जाएगा लीनियर फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में। तो ये आपने देखा, तो करंट हमें मिला मैक्सिमम, और जो मैक्सिमम करंट निकल के आया ड्यूरिंग द रेजोनेंट दैट इज इक्वल टू E/R। अब देखिए रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है। देखिए, आपके घर में बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो आप डेली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप टीवी यूज़ करते हैं, तो टीवी में आपके बहुत सारे चैनल चल रहे होते हैं, और आजकल 200 चैनल चलता है। तो कभी आप टीवी में चैनल चेंज करना चाहते हो, कभी आप टीवी में ब्राइटनेस चेंज करना चाहते हो, कभी आपको साउंड चेंज करना है, तो ये सारा काम जो है LCR सर्किट पे ही डिपेंड करता है। चलिए आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, दिस इज़ अ ग्राफ, सिंपल ग्राफ। तो इस ग्राफ में क्या है, ये मान लीजिए आपके टीवी का एक सेट टॉप बॉक्स है, ठीक है। टीवी के सेट टॉप बॉक्स में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर टीवी के अंदर बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज हैं, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ओमेगा 7 अप टू सो ऑन। बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज ये आपके टीवी के सिग्नल के अंदर आ रही हैं, जो आपके सेट टॉप बॉक्स में ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब आपको क्या, तो इतनी सारी फ्रिक्वेंसीज आपके सेट टॉप बॉक्स में हैं, हम क्या करते हैं, हम ऐसे एक रिमोट लेते हैं, ठीक है। रिमोट से हम कुछ बटन प्रेस करते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 कुछ आपने बटन प्रेस किए, तो जो आप बटन प्रेस करते हो तो उन बटन से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, ठीक है। तो आपके बटन प्रेस करने से क्या जनरेट हुई, फ्रीक्वेंसी। तो वो फ्रीक्वेंसी आपके टीवी में जो जो चैनल्स हैं इन सबको मैच करेगी, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी को मैच करने की कोशिश करेगी, इस फ्रीक्वेंसी को सभी को मैच करने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपको एक चैनल चलाना है, दैट इज़ द स्टार प्लस। तो स्टार प्लस चैनल चलाना आपको, तो आपने नंबर डायल किया 1 2 4, जो आपने रिमोट से डायल किया, ठीक है। तो 1 2 4 स्टार प्लस आपके टीम में ये ओमेगा 3 फ्रीक्वेंसी वाला है। तो क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से आपने की अप्लाई, ठीक है, यहाँ से आपने अप्लाई की, और ये वाली क्या है, नेचुरल, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, आपने यहाँ से जो चैनल चेंज किया है, मतलब चैनल चेंज करने के लिए आपने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, मैच कर लिया, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल कर दिया। जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी तो उसका करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा करंट, तो करंट क्या हो गया, मैक्सिमम होगा, ठीक है। आपने क्या चाहिए, फिर से दोहरा रहा हूँ, आपने जब बटन प्रेस किया कोई, तो बटन प्रेस करने से क्या जनरेट हुआ, एक फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी ने इतने सारे चैनल में से ढूंढा कि मैं किस फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहा हूँ, तो मान लीजिए वो ओमेगा 3 को मैच कर रहा है, तो इस फ्रीक्वेंसी का करंट हो गया मैक्सिमम। तो हम बात करें कि हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की, पर फ्रीक्वेंसी चेंज कैसे होती है, अभी भी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, ये किसके इक्वल था, 1/√L और C। तो इसका मतलब है जब हम बटन दबाते हैं तो हम कैपेसिटर को चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे जैसे आप C की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे, जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती जाएगी, दैट इज़ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर या इंडक्टर, इन दोनों पे डिपेंड करती है। इंडक्टर को चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, पर कैपेसिटर को चेंज करना बहुत ईजी है। सो बाय चेंजिंग कैपेसिटर वी कैन चेंज द चैनल। अगर आपको टीवी के चैनल चेंज करने हैं, आप बटन दबाएंगे, बटन दबाने से कैपेसिटर का सिग्नल चेंज होगा, तो कैपेसिटर के सिग्नल चेंज होने से नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, वो फ्रीक्वेंसी इनको मैच करेगी, और जिसको मैच कर जाएगी उसका करंट मैक्सिमम हो जाएगा। थोड़ी देर में आप चैनल चेंज कर सकते हो फिर से, तो इसका करंट मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब जो भी चैनल आप देख रहे हो उसका करंट मैक्सिमम हो जाएगा, वही आपको टीवी के डिस्प्ले पे दिखाई देगा, बाकी जो चैनल्स हैं दिखाई नहीं देंगे। तो ये आपको याद रखना है, हम कैपेसिटर या इंडक्टर चेंज करके कोई भी चैनल चेंज कर सकते हैं। आपको मेनली कैपेसिटर याद रखना है, कैपेसिटर चेंज करना इजी टास्क है। अब देखिए ये वाली डायग्राम देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का हम सिग्नल देख रहे हैं, दैट इज़ द वेरी हाई। तो इतना ज़्यादा करंट, ये करंट पे हम ये वाला चैनल देख रहे हैं,
ओके, तो जब ये वाला चैनल देख रहे हैं तो करंट है मैक्सिमम और इस करंट की कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, मान लीजिए इसकी रेजिस्टेंस है R3। उसके बाद आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं दूसरे वाला कर्व। अब इसका भी करंट मैक्सिमम है, इसके रेजिस्टेंस है R2। फिर ये तीसरे वाली जो कर्व है ये रही R1 और इसका भी जो करंट है मैक्सिमम है। मतलब R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस, इन तीनों में करंट वेरी कर रहा है। R3 रेजिस्टेंस के दौरान करंट सबसे ज़्यादा है, R2 में करंट थोड़ा कम हो रहा है और R1 में थोड़ा और ज़्यादा कम हो रहा है। पर तीनों ही केस में सिर्फ यही चैनल चल रहा है, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी का करंट है, करंट एक ही फ्रीक्वेंसी का वेरी कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी करंट चेंज हो रहा है। अगर करंट चेंज हो रहा है तो स्क्रीन के ऊपर कोई ना कोई चेंजेस तो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आप क्या चेंज कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस चेंज करने से आप वो पैरामीटर स्क्रीन के चेंज कर सकते हैं जिससे स्क्रीन चेंज ना हो पर स्क्रीन पे आने वाले फंक्शंस चेंज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ब्राइटनेस हो गया, कंट्रास्ट हो गया या वॉल्यूम। तो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस। तो ये वाला जो R3 रेजिस्टेंस है इसमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा रहेगा, इसमें वॉल्यूम थोड़ा और कम हो जाएगा, R1 में वॉल्यूम थोड़ा और कम हो जाएगा, ठीक है। जब आप टीवी पे सिग्नल्स देखते हो, जब भी आप टीवी पे कोई फ्रीक्वेंसी देखते हो तो एक्चुअल में क्या होता है, मान लीजिए ये कर्व है और ये है इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दैट इज़ द ओमेगा नॉट, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल आप टीवी पे देख रहे हो, या कोई भी, जरूरी नहीं मैं टीवी की बात कर रहा हूँ, रेडियो सिग्नल्स हो सकते हैं जहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, या कोई म्यूज़िक सिस्टम का इक्वलाइज़र हो सकता है। आपने देखा होगा म्यूज़िक सिस्टम में अलग अलग बेस, ट्रैबल, ये सब कुछ अलग अलग चलता है, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी हम अलग अलग चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो जब आप इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो तो इतनी, देखिए इतनी फ्रीक्वेंसी का जो चैनल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कर्व इसने कर्व कर लिया। बट एक्चुअल में क्या होगा, इसका जो हाफ है, ठीक है, इसका जो हाफ है, ये वाली फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी है ये यूटिलाइज होगी आपको चैनल दिखाने में। और जो नीचे वाले सिग्नल होते हैं, यहाँ से अगर मैं इसको सीधा लाइन ड्रॉ करूँगा, ये वाली फ्रीक्वेंसी बिल्कुल यूज़ नहीं होती। और सिमिलरली अगर यहाँ से ही मैं ड्रॉ करूँगा, ये वाली फ्रीक्वेंसी बिल्कुल यूज़ नहीं होती। कहने का मतलब है जो करंट पे आप सिग्नल देख रहे हो उसके हाफ में, ये वाला, उसके हाफ के ऊपर सिर्फ ये वाली रेंज जो है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये वाली रेंज आपको दिखाई देती है, अदर रेंज आपको दिखाई नहीं देती। ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, या आपके सिलेबस में कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ। ओके, अब देखिए बैंड विड्थ क्या है। जितना जितना कर्व ऊपर चलता जाएगा, ठीक है, कर्व शार्प होता जा रहा है, जितना तक कर्व शार्प होता जा रहा है ये वाली फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। यहाँ पर देखिए अगर मैं R3 के लिए बात करूँ, ये है R3 के लिए नीचे रेजिस्टेंस इतना बचा है, ठीक है। तो आपको टीवी के डिस्प्ले पे कितनी फ्रीक्वेंसी का चैनल दिखाई देगा, इसके हाफ, तकरीबन ये। तो ये वाला सिग्नल जो है ऊपर वाला दिखाई देगा, और ये जो नीचे वाला एक्स्ट्रा है इसके बिल्कुल, अगर मैं सीधी लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये और ये, ठीक है, इसके जो साइड में बच रहा है ये आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, ये आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं R3 की जगह R2 को कंपेयर करूँ तो R2 की चौड़ाई थोड़ी और बढ़ जाएगी और R1 की चौड़ाई और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है, तो थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। तो नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ द ओमेगा नॉट, ये आपको क्लियरली दिखाई देगी, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे दैट इज़ डेल्टा ओमेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली फ्रीक्वेंसी को भी हम क्या नाम देंगे, डेल्टा ओमेगा। तो डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा दैट इज़ 2 डेल्टा ओमेगा। तो ये एक बैंड बन गया फ्रीक्वेंसी का, एक फ्रीक्वेंसी की रेंज बन गई, जिस रेंज का चैनल आप देख रहे हो, मतलब उसकी मिनिमम रेंज यहाँ से स्टार्ट होके मैक्सिमम रेंज यहाँ तक है। तो इतनी फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएशन आप सिग्नल देख रहे हो, सो दिस इज़ कॉल्ड द बैंड विड्थ। पर करंट एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाके करंट जो है मैक्सिमम हो जाएगा। अब इस बैंड विड्थ का हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाते हैं अलग से डायग्राम ड्रॉ करके। जैसे अभी मैंने आपको पीछे रफ में ड्रॉ करके बताया था, तो ये एक सिग्नल है, ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिस पे करंट हुआ मैक्सिमम। आपको इसका हाफ, इस कर्व का हाफ जो है यहाँ तक है, यहाँ तक का जो ऊपर वाला सिग्नल है, ये वाला सिग्नल, ठीक है, ये बेटा आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाई देगा।
ये जो शेडेड पार्ट है ये दिखाई नहीं देता है। तो जितना जितना आप रेजिस्टेंस को कम करते जाएंगे करंट बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कर्व ये है, अगर मैं रेजिस्टेंस को और कम कर देता हूँ तो ये कर्व कुछ किस तरह से हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है। कर्व और शार्प हो जाएगी। कर्व और शार्प होने पे क्या हो रहा है, ये वाला अनवांटेड सिग्नल और कम होता जा रहा है। तो अनवांटेड सिग्नल और कम हो रहा है और जो डेल्टा ओमेगा ये और कम हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लियरली हो रहा है। अब और क्या है इसमें, डेल्टा ओमेगा के बारे में भी समझ आ गया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में भी समझ आ गया और ये बैंडविड्थ के बारे में भी समझ में आ गया। अब जितनी जितनी कर्व शार्प होती जाएगी उतना ही चैनल की क्वालिटी जो है इंक्रीज़ होती जाएगी। तो चैनल की क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है तो उस स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं दैट इज़ द क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या रहता है, अगर आप फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लिखोगे दैट इज़ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय द बैंडविड्थ। दिस इज़ द फर्स्ट फार्मूला ऑफ द क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर मतलब है शार्पनेस कितनी है स्क्रीन के ऊपर, कितना अच्छा सिग्नल निकल के आ रहा है। दूसरा, अगर आप इसको पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्वालिटी फैक्टर को आप लिख सकते हो दैट इज़ पोटेंशियल एट इंडक्टर या फिर पोटेंशियल एट कैपेसिटर डिवाइड बाय द पोटेंशियल एट रेजिस्टेंस। वोल्टेज ऑफ इंडक्टर या वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर या डिवाइड करेंगे वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस से। तो इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करने पे क्या आंसर निकल के आएगा, Q इज इक्वल टू 1/R √L/C। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैं आपको कैलकुलेट भी करके बता देता हूँ। तो चलिए आपको इस फॉर्मूला को कैलकुलेट भी करके बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर या कैपेसिटर की भी ले सकते हैं डिवाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट से करंट कट जाएगा। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है ओमेगा एल और ये आर ऐसी रहेगा, ठीक है। ऑफ ओमेगा क्या है दैट इज़ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसका वैल्यू क्या होती है 1/√LC और ये हो जाएगा L/R, ठीक है जी। अब ये आर ऐसी है, इस एल को क्या कर देंगे स्केयर भी कर सकते हैं रूट, क्योंकि स्केयरिंग और रूटिंग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब एक एल से एक एल कट जाएगा तो क्या निकल जाएगा फॉर्मूला 1/R इस एल से, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है दोनों, आप कटिंग कर सकते हैं। ये 1/R बाहर निकल जाएगा और यहाँ क्या बचेगा एक एल और एक सी। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्वालिटी फैक्टर। ये है डेरिवेशन इसका, आप डेरिवेशन भी कर सकते हैं पर ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है इसका, या फिर इसका थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में ताकि आपको थोड़ा और डिटेल में समझ आए। A resistance of 12 ohm, pure inductance of 0.1 Henry and capacitive reactance of 14 ohm are joined in a series। तो हमने सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगा रखी है, इंडक्टेंस लगा रखी है, ठीक है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 14 ओम। ओके, सीरीज़ में लगा रखा है। और जो सीरीज़ में हमने सप्लाई लगाई है दैट इज़ अ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। जो पावर सप्लाई आपने कनेक्ट किया है, जो जैसे हम सर्किट लगाते हैं इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का, इन तीनों को जो पावर सप्लाई लगाई है हमने एसी की दैट इज़ 200 वोल्ट की लगाई है, 200 वोल्ट, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्स। ओके, कैलकुलेट द करंट, करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो पैरामीटर हमें दे रखे हैं, करंट का फॉर्मूला पता है आपको एलसीआर में क्या होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है दैट इज़ करंट इज इक्वल टू, नीचे आता है बेटा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, और पीछे हमने ड्राइव किया था इस क्वेश्चन को, ये रहा करंट का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा ई और नीचे आ जाएगा प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमें ये पैरामीटर चाहिए, अगर ये पैरामीटर आपके पास है यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा। तो आर गिवन है, एक्स सी कैपेसिटर की रेजिस्टेंस दैट इज़ 1/ओमेगा सी, ये भी आपके पास गिवन है। एक्सएल का फॉर्मूला क्या था ओमेगा इंटू एल, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2πf इंटू एल, 2 पाई कितना होता है 3.14। ओके, इस क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू ना 3 दे रखी है इंस्टेड ऑफ 3.14, तो आपको 3 पुट कर देना है। फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल की 50 दे रखी है। ओके, इंडक्टेंस दैट इज़ 0.1, इन सबको सॉर्ट आउट करेंगे तो एक्सएल की वैल्यू निकल के आएगी 50। तो एक्सएल हो गया ओमेगा एल, ये 30 एक्स ओमेगा एल की वैल्यू कितनी निकल के आई है 30, और जो 1/ओमेगा सी दैट इज़ एक्स सी, इसकी वैल्यू 14 है, आर कितना है 12 और ई कितना है 200। सारी वैल्यूज़ को मिल चुकी है हमें। आपको जस्ट कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला इनपुट करना है और इनको सॉर्ट आउट करना है। सॉर्ट आउट करने पे
आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने जो रेजिस्टेंस है उसको अलग से निकाल लिया। पहले रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे रेजिस्टेंस का, ये हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। तो आर की वैल्यू, एक्सएल की वैल्यू, एक्ससी की वैल्यू सबको पुट करेंगे। तो इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट इन एसी, दैट इज़ द इम्पीडेंस, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। करंट का फॉर्मूला वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 10 एम्पियर। डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं tan फाई, और tan फाई का फॉर्मूला क्या रहता है एलसीआर सर्किट में, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, ये हम पिछली वीडियो के अंदर डराइव कर चुके हैं। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो वीडियो आप देख सकते हैं। फाई की वैल्यू निकालेंगे, tan इधर जाकर tan इनवर्स हो जाएगा, फिर से इन पैरामीटर्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे और कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको क्वेश्चन इजी लगा होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनकी आप घर में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। देखिए ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया दैट इज़ द रेजोनेंस। रेजोनेंस को हमने सीरीज़ में लगाया, तो सीरीज़ में लगाने के बाद हमने देखा कि करंट जो है मैक्सिमम आ रहा है। जैसे ये हमने सर्किट यूज़ किया था, हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता, हमने रेजोनेंट सर्किट लगाया था जिसको सीरीज़ में लगाने पे हमें करंट क्या मिला, मैक्सिमम मिला। अगर इसी रेजोनेंट सर्किट को मैं पैरेलल में लगा देता हूँ, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आएगा दैट इज़ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, तो क्या होने वाला है यही हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स टू वॉच द स्टूडेंट्स।